स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एड पाथ। आज हम लोग प्रधान शिक्षक डीएलएड के सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 3 के सेट 1 को देखेंगे और सेट 1 में हम लोग पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम, अवधारणा और विविध आधार और पाठचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका, कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या से संबंधित और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज के वीडियो के पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न हमारे सामने यह है कि वास्तविक पाठ्यचर्या सचेतन या अचेतन रूप में विद्यालय के विशिष्ट संदर्भ में ही आकार ग्रहण करती है। यह कथन किसके अनुसार है? एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008, महात्मा गांधी या बॉल्बी, ये किसके अनुसार है? तो अगर इसको देखा जाए तो इसका उत्तर आपको बनता है बीसीएफ, आपको 2008 बीसीएफ। अब ये बीसीएफ आया क्योंकि बीसीएफ का जो है ये ना अपने आप में उसका ले दे के समझिए कि उसका उद्देश्य है ये। और उद्देश्य यह है कि वास्तविक पाठचर्या सचेतन या अचेतन रूप में विद्यालय के विशिष्ट संदर्भ में आकार ग्रहण करती है। ये बीसीएफ का जो आपको आपका कथन है और बीसीएफ जो है इस उद्देश्य को लेके बनाई गई है। ये आपको क्लियर बीसीएफ ये क्लियर कहता है। तो अगर ये कहीं आता है तो आप इस बीसीएफ 2008 इसको चुनेंगे। तो बीसीएफ बात आई, तो बीसीएफ ये है क्या? क्योंकि हम लोग यूनिट 8 में इससे संबंधित डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं। बीसीएफ, बीसीएफ का मतलब बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी बिहार पाठचर्या रूपरेखा। एक एनसीएफ है, एनसीएफ के पे आधारित बीसीएफ बिहार बनाने वाला आपको अपना फ्रेमवर्क पहला राज्य है सभी राज्यों में। तो उसी जो फ्रेमवर्क को बनाया गया उसको बीसीएफ 2008 कहा गया। बिहार ने अपना अलग एक पाठचर्या बनाया था और अब उसकी अपनी एक रूपरेखा बनाई थी जिसको 2008 बीसीएफ कहा जाता है। अब देखिए ये पाठचर्या क्या है। अब देखिए बीसीएफ को हमने जान लिया, तो बात आती है पाठचर्या। पाठचर्या विद्यालय के विषय वस्तु, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुभव, गतिविधियां, संबंध, कौशल, व्यवहार, या यूं कहें कि विद्यालय परिसर में होने वाले सभी पाठ्य और पाठ्येतर गतिविधियां पाठचर्या है। हमेशा ध्यान रखें, पाठचर्या के अंतर्गत पाठक्रम आता है। पाठक्रम का मतलब होता है सिलेबस और पाठचर्या का मतलब होता है आपको कैरिकुलम। सिलेबस जो वर्ग में वर्क कक्ष संचालन के द्वारा जो डिलीवर किया जाता है, जो वर्क कक्ष संपादन के द्वारा जो जिसके आधार पे बस वर्क कक्ष संपादन होता है, वो एक सिलेबस के आधार पे होता है। बस एक विद्यालय में हम केवल अक्षरों का ज्ञान करने ही नहीं जानते हैं जाते हैं। विद्यालय में हम व्यवहार सीखने जाते हैं, सामाजिकता सीखने जाते हैं, अन्य गतिविधियां जो पाठ्येतर गतिविधियां हैं उसके माध्यम से हमें सामाजिकता आती है, हमारा स्किल डेवलप होता है। बहुत अन्य प्रकार की शिक्षा भी हमें आपको अपने आप विद्यालय के वातावरण से में मिलता है। तो वो सारे के सारे यूं कहें कि जो भी चीज आप इस बाउंड्री लाइन के अंदर, विद्यालय के बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी चीजें आप सीखते हैं, वो आपके चेतना सत्र से आरंभ होने तक लास्ट के आपको विद्यालय के निकलने तक जितनी भी क्रियाएं वहां संपादित होती हैं, उन सबसे कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। तो ये पाठचर्या के अंतर्गत आता है। हमेशा ध्यान रखिए, पाठचर्या और पाठ्यक्रम दोनों एक नहीं होता है। दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। कौन कहा है? ये कथन किसका है? पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। क्रोवेंको, कनिंघम, फ्रोवेल और या पियाजे, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर उत्तर देखा जाए तो ये फ्रोवेल का कथन है। इसको ध्यान रखना और याद रखना है क्लियर से। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, पाठचर्या विकास क्या है? कैरिकुलम डेवलपमेंट किसे कहते हैं? विषय वस्तु विकास, योजना कार्यान्वयन या मूल्यांकन, उद्देश्य में परिवर्तन, आपको पाठ्यक्रम या अध्ययन सूची की तुलना। यानी पाठ्यक्रम जो डेवलप किया जाता है वो है क्या आखिर? तो या वो क्या होता है? ये होता है योजना कार्यान्वयन और मूल्यांकन। योजना कार्यान्वयन और मूल्यांकन, यही पाठचर्या का विकास कहलाता है। अब आइए चौथा प्रश्न हमारे सामने, पाठचर्या की अवधारणा के संबंध में कितनी विचारधाराएं प्रचलित है? पाठचर्या की अवधारणा जो है उसमें प्रचलित कितनी विचारधाराएं हैं? 2, 3, 5, 4, उपरोक्त में से एक भी नहीं, आपको एक से अधिक। तो जो दो विचारधाराएं आपको पाठचर्या की प्रचलित है, कौन कौन सी विचारधाराएं हैं आइए उसको भी देख लेते हैं। लगे यहाँ, प्राचीन या संकुचित अवधारणा और आधुनिक अवधारणा, ये व्यापक अवधारणा है। पहले जो था एक प्राचीन अवधारणा जो तो कुछ वो थोड़ा सा आप लोग कॉम्पैक्ट था, बहुत सारी चीजें उसको नहीं देखना जाए, आपको देखने को मिलता था, बहुत सारी चीजों का अध्ययन उसमें नहीं हो जाता। यानी अब जो आधुनिक अवधारणा है इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पे आपको ध्यान दिया जाता है। और पहले क्या था, बस बच्चों को अक्षर ज्ञान और शैक्षिक ज्ञान हो, वो एक बाउंड्री में बांधा गया था। लेकिन अब आधुनिक अवधारणा में बच्चों के सर्वांगीण विकास पे यानी उसके व्यापक आपको इसका विश्लेषण होता है।
और अब पाठचर्या जो है ना व्यापक आपको रूप में है। अब पहले क्या था, एक संकुचित रूप में थी। ठीक है, चलिए यही है आपको पाठचर्या के आपको प्रचलित अवधारणाएं दो ही हैं। पाठचर्या के कितने आधार हैं? 2, 3, 4 पर इस यूनिट से प्रश्न रहेंगे। आप एकदम गांठ बांध के रखिए, इस यूनिट से आपको प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि यह आपके सिलेबस से, आपके करिकुलम से और आपके विद्यालय में होने वाले एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। इसलिए प्रश्न को देखिए और ध्यान से रखिए। मैं बहुत सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें भी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते हैं। तो केवल आप प्रश्न जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसी के केवल भरोसे नहीं रहिए। जो मैं चीजें डिस्क्राइब करता हूँ और इसके सपोर्ट में जो और चीजें बताता हूँ उन सब में प्रश्न है। नहीं तो प्रश्न बनाए जाए तो लाखों प्रश्न हो जाएंगे आपको इसी में। इसलिए आप डिस्क्राइब और एक्सप्लेनेशन को भी जरूर सुनिए। तो पाठचर्या के कितने आधार हैं? 2, 3, 4, 5। तो पाठचर्या के जो है आपको 4 आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं? सामाजिक शक्तियां, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप, ज्ञान एवं संज्ञान का स्वरूप। ये जो 4 हैं आपको, ये चारों के चारों आपको पाठचर्या के आधार हैं। क्लियर है? इन्हीं के आधार पर पाठचर्या का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम योजना निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण है? अभी हम लोग पाठचर्या को देख रहे थे, अब आ गए हम लोग पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम योजना निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन? विद्यालय को किसी विशेष विद्यालय बोर्ड से संबद्ध कराना, निर्देशों की जानकारी, प्रक्रिया एवं उत्पादन पर विचार, माता पिता का विकास सूचकांक और समुदाय की जनसांख्यिकीय विशेषताएं, या इनमें से एक नहीं या एक से अधिक। तो इसमें कह क्या रहा है कि कौन इसमें से कौन पाठ्यक्रम यानी सिलेबस प्लानिंग जो होता है और उसकी जो प्लानिंग करके उसका निर्माण जो करना होता है कि सिलेबस कैसे बनाए, तो उसके निर्माण की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण है, उसमें क्या महत्वपूर्ण है? आपको अगर उत्तर इसमें से देखा जाए तो इसमें उत्तर है निर्देशों की जानकारी, प्रक्रिया और उत्पादन पर विचार। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत होती है, तभी आपका पाठ्यक्रम निर्माण सही ढंग से होगा। तो पाठ्यक्रम क्या है, हम लोगों ने आप कुछ देर पहले हम लोगों ने जाना क्या, आपको कैरिकुलम क्या है, पाठचर्या क्या है। तो यहाँ जब पाठ्यक्रम की बात आ गई, हमने पाठचर्या जाना, अब आ गई नया शब्द मिलकर हमको पाठ्यक्रम। तो ये पाठ्यक्रम क्या चीज है, ये बला क्या है? पाठ्यक्रम क्या क्या, किस क्रम में कितना सीखना है और किस तरीके और सामग्री से सीखना है, सीखने का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इन सब का दस्तावेज क्या है? पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। वहां था कि परिसर में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा का सारा पाठचर्या के अंतर्गत आता है। तो उसी पाठचर्या के अंतर्गत एक पाठ्यक्रम भी है, यानी पढ़ने का क्रम, यानी किस क्रम में पढ़ना जाए। यानी जब सिलेबस बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है, अगर उसको पूरी तरह से समेट के कहा जाए तो क्या क्या पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या सीखना है, कैसे मूल्यांकन हो गया, मैंने क्या क्या, मैंने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक अगर कक्षा में जाना है बच्चे को तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक से आपको तीसरा क्लास तक है, तीसरे से पांचवा जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ना होता है, उसके बाद छठा से सामाजिक विज्ञान अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो बताया गया क्या क्या पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना है, यानी कैसे शुरू। मान लीजिए छठा छठा क्लास है से लेके सातवां है और आठवां, इसमें आपको अतीत से वर्तमान उठा लिया जाए तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाता है, इसमें मेडाइवल पढ़ाया जाता है और इसमें मॉडर्न पढ़ाया जाता है, यानी आधुनिक इतिहास पढ़ाया जाता है। किस क्रम में पढ़ाया जाए, यही मतलब हुआ। कितना सीखना है, अब मान लीजिए यहाँ भी आपको अगर प्राचीन है और आधुनिक है, यही आधुनिक जाके बड़े वर्ग में भी यही चीज पढ़ना है, लेकिन यहाँ कम पढ़ना है। आगे जाके बच्चों का दिमाग जब विकसित हो जाता है तो उनका व्यापक विश्लेषण के साथ पढ़ना है। तो कितना सीखना है, कहाँ कितना सीखना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? सिलेबस डिसाइड करता है। किस तरीके से पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ाना है, ये भी चीजें बताई जाती हैं। किस वे से कौन सा शिक्षण कौशल होगा, टीएलएम कौन सी सामग्री होगी, सीखने का मूल्यांकन इवेल्युएशन कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें बताई जाती है। इवेल्युएशन या परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, कैसे हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, किस तरीके से पूछेंगे। अब प्रश्न का भी कई प्रकार होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है एकदम टू द पॉइंट, और डायनेमिक का होता है उसमें कुछ ना कुछ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी सोच और चिंतन को उसमें इनपुट अपना देना पड़ेगा। ये है कहानी। तो ये आपको जानना जरूरी है, पाठ्यक्रम और पाठचर्या दोनों को समझिएगा और एक जगह अपने से चिंतन करके देखिए क्या इसमें और अंतर है। पाठ्यक्रम के चलते किसके कार्यों में समरूपता एवं एकरूपता आती है? शिक्षक, छात्र, अभिभावक, ये भी और दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। मान लीजिए सिलेबस रहता है विद्यालय में, अगर सिलेबस बना हुआ, ये पाठ्यक्रम अभी हम देख रहे हैं, किसके कार्य में नहीं समरूपता है? शिक्षक के कार्य में है, क्योंकि जब सिलेबस रहेगा उसी के अनुसार जाके पढ़ाएगा कि भैया इस महीने में ये पढ़ना है और ये भी ये पढ़ाया जा रहा है। दूसरा मान लीजिए शिक्षक जाएगा, तो मान लीजिए जनवरी में आपको अप्रैल से क्लास शुरू होता है, तो चैप्टर 1 पढ़ना है, तो ऐसा आ गया थोड़े, अप्रैल में आ गया कि बस सीधा चैप्टर 8 पढ़ाएगा।
नहीं, वो बनाया गया कि अप्रैल में इतना पढ़ना है, मई में ये पढ़ना है। यानी शिक्षक जाके काम करेगा तो सब में एक रूपता हो रही, सब जगह एक रूपता रहेगा, यानी हर जगह उतना ही पढ़ा जाएगा। शिक्षक को भी इससे समानता है कि हाँ इतना ही हर जगह पढ़ाना है, ये सिलेबस है, इससे हमको बाहर नहीं जाना है। एगो रास्ता बना दिया गया है कि इतना ही चलना है, इस इतना कदम चलना है, इससे बाहर नहीं जाना है और यही करना है। तो इससे एक रूपता बनी रहती है, समरूपता बनी रहती है। एक रूपता तो है ही है, यहाँ क्या बात शब्द है, समरूपता यानी समान, हर जगह समान रहता है। किसके चलते? पाठ्यक्रम के चलते। और इससे किस भी समरूपता बनी रहती है? शिक्षक की। चलिए आगे देखते हैं पाठ्यक्रम के क्या इंपॉर्टेंस है, पाठ्यक्रम के महत्व है। शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, शैक्षणिक सामग्री के निर्धारण में सहायक, शैक्षणिक विधियों के निर्धारण में सहायक, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। ये पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है, क्यों जरूरी है ये? तो इसका उत्तर ये है कि ये सारे के सारे जो है ना, ये पाठ्यक्रम के महत्व है, इसी के इनके लिए पाठ्यक्रम बहुत जरूरी है। क्लियर है? शैक्षणिक उद्देश्य के लिए के प्राप्ति में भी ये सहायक होता है, शिक्षण सामग्री के निर्धारण में भी सहायक होता है, शिक्षण विधियों में भी सहायक होता है, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व के विकास में भी ये सहायक होता है। आगे है 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम को व्यापक बनाता है? विविधता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ देखा जाए तो विविधता का जो सिद्धांत है, ये आपको पाठ्यक्रम को आपको पूरा का पूरा व्यापक बनाता है, ये पूरा वाइड बनाता है इस चीज को, कंजर्वेटिव और आपको कॉम्पैक्ट उसको नहीं रखता है। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं, यह कथन है इसका। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। ये कहा किसने था? फ्रॉवेल, पियाजे, मुंडो या हेनरी ने? तो इसको कहा था आपको हेनरी ने। हेनरी ने बताया था कि पाठ्यक्रम में वो सब काम आता है जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को बालकों की रुचि, प्रवृत्ति तथा योग्यता के अनुसार होना चाहिए? किस सिद्धांत के अनुसार? किसको? सिलेबस को। कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार पाठ्यक्रम जो है वो बच्चा का जो जिसमें इंटरेस्ट है, उसका नेचर कैसा है, उसकी क्षमता कितनी है, योग्यता के अनुसार उसको होना चाहिए? आवश्यकता का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सुसंबद्धता का सिद्धांत। इसको अगर देखा जाए तो विद्यार्थी केंद्रीयता यानी बच्चों पे, यानी बाल केंद्रित होगा तभी ना वो सारी चीजें क्लियर आएगी। तो यहाँ बच्चों की केंद्रीयता का सिद्धांत सिलेबस निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका है और उसके आधार पर ही इसकी आपको रचना और उसका निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम बाधा क्या? बड़ी जबरदस्त प्रश्न है ये। भाषा व्यवधान, छात्रों की चूंकि ये रुचियां है, ये अजीब तरीके से हो गया है। ठीक है, लक्ष्य एवं उद्देश्य की उपलब्धि, शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो आपको डी आंसर होगा, शिक्षक के लिए पर्याप्त समय में कमी। पाठ्यक्रम की बाधा यही है कि शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम का निर्धारण किसके पाठचर्या का, पाठचर्या हो गया अब यहाँ, क्योंकि पाठ्यक्रम बोलते बोलते जबान पे चढ़ गया था। अब यहाँ हो गया पाठचर्या। कुछ हम लोगों ने प्रश्न देखे, पाठ्यक्रम के पाठचर्या के प्रश्न देखेंगे। पाठचर्या का निर्धारण किसके अनुकूल होना चाहिए? शिक्षक के प्रशिक्षण और रुचि के अनुसार, महाविद्यालय में प्रवेश की अर्हताएं के अनुसार। ध्यान रखिएगा ये सब बड़ा टेढ़ा है, अक्सर लोग इसको क्या पढ़ता है? अहर्ता। ये अहर्ता नहीं होता है, ये अर्हता होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये अर्हता होता है, अर्हता नहीं होता है। र यहाँ नहीं रहता है, र यहाँ रहता है। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों, छात्रों के लक्ष्यों और उद्देश्यों, यानी पाठचर्या का निर्धारण किसके अनुकूल होना चाहिए? टीचर का जिसमें इंटरेस्ट है उसमें होना चाहिए। टीचर से क्या लेना देना है, पढ़ाना बच्चों को है। महाविद्यालय में प्रवेश यानी एंट्री, बच्चों का कैसे एडमिशन होगा उससे निर्धारण से होना चाहिए। विभिन्न विषय में उपलब्ध पाठ्य पुस्तक है, अगर मान लीजिए किताब जिस तरह का उपलब्ध होगा उसी से होगा, नहीं। छात्रों का लक्ष्य क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, उनके हित क्या है, उस पर होना चाहिए। उत्तर देख लेते हैं, उत्तर भी यही है। बहुत सारे क्वेश्चन ये आपके चिंतन और आपके ये सोच पे डिपेंड करता है और इसी को कहा जाता है डायनेमिक प्रश्न। और हाँ, डीएलएड में प्रश्न डायनेमिक ही आएंगे ज्यादातर। निम्न में से क्या पाठचर्या विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत है? बहुत शानदार प्रश्न है। विद्यालय ज्ञान को बाह्य विषय से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय रटंत विधियों से परे हो जाए, परीक्षा को आसान बनाना और पाठचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। ध्यान रखिए कौन सा सिद्धांत नहीं पूछा है। ठीक है, ये पाठचर्या के विकास के पूछा है, कौन सा नहीं है या क्या है? सी, ये नहीं है। परीक्षा का आसान नहीं बनाना, परीक्षा को आसान बनाना ये पाठचर्या विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है।
सह पाठ्यक्रम गतिविधियां छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है? छात्रों के शारीरिक विकास के लिए, छात्रों के मानसिक विकास के लिए, छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए, या उपरोक्त सभी? जो स्कूल में जो गतिविधियां होती हैं, आपको देखिएगा ना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आत्मविश्वास की वृद्धि, मुझे लगता है, और प्रश्न उत्तर भी यही होगा। देख लेते हैं, उत्तर आपका डी, यानी उपरोक्त सभी सारे के सारे आपको होते हैं। किससे? गतिविधियों के चलते। ठीक है, चलिए। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए, आपका ये प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्राथमिक लेवल के में ही जा रहे हैं, चूंकि उसी के लिए तो आपसे पूछा जरूर जाएगा ऐसे प्रश्न। पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषयों पर साधिकार चेष्ट की ओर, आपको सामाजिक विकास की ओर, बाल अभिवृद्धि तथा समस्त पक्षों की ओर। किसके अनुसार? तो इसमें डी है, क्योंकि बालक जैसे आ गया, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों के, बिल्कुल उनके समस्त पक्षों की ओर, उनके अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर आपको पाठ्यक्रम का झुकाव होना चाहिए, क्योंकि होना ही है बच्चों का ये सिलेबस का निर्माण उनके केंद्रित। अपव्यय और अवरोधन की समस्या प्राथमिक रूप से किस स्तर की शिक्षा, आपकी स्तर की शिक्षा संबंधित है? प्रश्न क्या है? अपव्यय और अवरोधन की समस्या प्राथमिक रूप से किस स्तर की शिक्षा संबंधित है? किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? ये थोड़ा सा सेंटेंस इधर हो रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा अकवर्ड हो रहा था। किससे संबंधित है? स्तर की, प्राथमिक रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक रूप से माध्यमिक स्तर के, उच्च माध्यमिक स्तर के, विशेष शिक्षा। अगर देखा जाए तो अपव्यय और अवरोधन की समस्या जो है आपको प्राथमिक स्तर के शिक्षा से संबंधित है, न कि इनके माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक या स्पेशल एजुकेशन से। चलिए आगे देखते हैं, पाठचर्या क्या क्या उद्देश्य है? पाठचर्या का उद्देश्य क्या है? अब कुछ देर पहले हम लोग जाना पाठ्यक्रम का उद्देश्य, अब यहाँ क्या है? पाठचर्या का उद्देश्य शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना, असंख्य ज्ञान को सामान्य रूप से प्राप्त करना, सामाजिक आवश्यकताओं को इसमें सम्मिलित नहीं करना, और रुचिकर ज्ञान प्राप्त करना। अब देखिए, अब क्या होगा? अरुचिकर होगा, इस अगर उत्तर देखिएगा तो इसका क्या होगा? यही होगा। शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसी को पूरा करना किसका उद्देश्य है? पाठचर्या का। और इसी तरह पाठचर्या का निर्माण भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाठचर्या के उद्देश्य को हम लोग देख लेते हैं। पाठचर्या के इतने उद्देश्य हैं, इतने ही उद्देश्य पाठचर्या का निर्माण होता है। चूंकि हमारे प्रश्न आएंगे, तो जब हम ये पता रहेगा कि पाठचर्या का निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो देख लेते हैं। पहला है शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, आवश्यक एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रदान करना। पाठचर्या का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना, संस्कृति और सभ्यता को हस्तांतरित करना, पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करना, व्यवसाय परक पाठ्य सामग्री प्रदान करना, अध्यापक को स्पष्टता प्रदान करना, रुचिकर ज्ञान प्रदान करना, वहां रुचिकर था सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं का निवारण, लोकतंत्र की स्थापना, अधिकार एवं कर्तव्यों से परिचित कराना। देखिए, चूंकि आपका परीक्षा सामने है, तो बहुत सारी चीजों को आपको समय देके एलोबरेट डिटेल नहीं किया जा सकता है, इसलिए परीक्षा उपयोगी और परीक्षा में जितनी आवश्यकता है उतनी चीजें आपको बताई जा रही है। नहीं तो क्लास लिया जाए तो साल भर लगेगा सारी चीजों को पढ़ने में। ठीक है, 2 साल का सिलेबस होता है अलग अलग, तो 2 साल का सिलेबस आपको महीना दिन में, 1.5 महीना में कैसे ही पढ़ना होगा। तो इस चीज को देखिए, इसे नोट कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा अपने स्तर से भी इसको देखना पड़ेगा। पाठचर्या में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर पाठचर्या बना है तो उसमें, अब चाहे बना रहे हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए? पाठचर्या की योजना में वर्तमान सामुदायिक जीवन की आवश्यकताओं की अनुकूलता आपको का ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान जीवन का, सामुदायिक जीवन की आवश्यकता और अनुकूलता। पाठचर्या के अंतर्गत समस्त विद्यालय वातावरण, सभी प्रकार के संपर्क, पाठन क्रियाएं एवं विषय सम्मिलित आपको करना चाहिए। पाठचर्या को गतिशील होना चाहिए। पाठचर्या में व्यवसाय, उत्पादन उपलब्धियां, अभ्यास क्रियाएं आदि चीजें शामिल होना चाहिए। आपको देख के लग रहा है कुछ? उत्तर देखिए, मैंने ये कहा, आपको देख के क्या लग रहा है? ये सारे के सारे आपको लग रहे थे ना कि विद्यालय में पाठचर्या बनता है, तो ये सारे चीज होने चाहिए। ये सारी चीज विद्यालय में, पाठचर्या में, ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए पाठचर्या के निर्माण में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पाठचर्या का प्रकार है? प्रशासन केंद्रित पाठचर्या, आपको समाज केंद्रित पाठचर्या, विकेंद्रित पाठचर्या, विषय केंद्रित पाठचर्या। कौन पाठचर्या का एक प्रकार है? उत्तर देखिए, पाठचर्या का जो प्रकार है वो विषय केंद्रित पाठचर्या, यही एक, ये सारे आपको नहीं है, यही पाठचर्या का एक प्रकार है। क्लियर है? अब देख लेते हैं पाठचर्या के प्रकार कौन कौन से हैं। क्लियर है? 8 प्रकार के यहाँ प्रकार हैं। विषय केंद्रित पाठचर्या, शिक्षक केंद्रित पाठचर्या, बाल केंद्रित पाठचर्या, अनुभव केंद्रित पाठचर्या, क्रिया केंद्रित पाठचर्या, शिल्प केंद्रित पाठचर्या, कोर पाठचर्या। अमेरिका में ये प्रचलित है, और इसमें क्या कुछ अनिवार्य होता है?
और कुछ ऐच्छिक होता है। यही आपको अमेरिका में ज्यादा प्रचलित है। एकीकृत पाठचर्या, ये पाठचर्या के आपको प्रकार है, मैंने आपको रख दिया है, आप और डिटेल हो जाएंगे। आगे देखते हैं 21वां। पाठचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांत है क्या? जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत। तो पाठचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांत को अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी जो सिद्धांत हैं, ये पाठचर्या के निर्माण के आपको सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न। भारत में शिक्षा को उत्पादक गतिविधि के माध्यम से, ध्यान रखना है कि भारत में शिक्षक को उत्पादक गतिविधि के माध्यम से कार्य शिक्षा के साथ जोड़ने की परिकल्पना किस आयोग द्वारा जोड़ा गया? कार्य शिक्षा, ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी हो गया इसमें। कार्य शिक्षा के साथ जोड़ने की परिकल्पना किस आयोग द्वारा की गई? रैले आयोग, हंटर आयोग, कोठारी मिशन, राधाकृष्ण, इन सबको आपको पढ़ना होगा अलग अलग। आगे हम पढ़ेंगे, यूनिट्स में इसकी चर्चा है। तो अभी प्रश्न को देखते हैं और यहाँ थोड़ा सा हम इसकी जानकारी ले लेंगे। उत्तर क्या है? कोठारी मिशन। ठीक है, अब कोठारी मिशन आपका एक शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसको कहा जाता था। ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, और भी प्रश्न रिलेटेड है उसके। तो कोठारी आयोग कब गठित हुआ? 64, 86, 2000, 2005, इनमें से कोई नहीं। तो कोठारी आयोग जो गठित हुआ आप 2064, ठीक है, कोठारी आयोग की क्वाइब को इसको 64 से 66 मानते हैं आपको, लेकिन गठित कब हो गया? 64 में आपको गठित हो गया। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल। कोठारी आयोग का गठन जो है 14 जुलाई 1964 को दौलत सिंह कोठारी, उस समय क्या थे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, की अध्यक्षता में किया गया क्या? इस कोठारी आयोग का गठन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, कोठारी आयोग की जगह अगर लिख दे यहाँ कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है, शिक्षा, इस कोठारी की जगह लिख दे तो क्या उत्तर होगा आपका? तो तब भी उत्तर आपका 1964 ही होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की को ही हम कोठारी आयोग कहते हैं। चलिए दूसरा नाम है उसका। 24वां नंबर प्रश्न है, पाठचर्या में कार्य को शामिल करने के क्या लाभ है? अभी कार्य को शामिल कहां से किया गया था? कोठारी आयोग से। तो पाठचर्या में कार्य को शामिल करने से क्या लाभ है? छात्रों का उचित विकास और सामाजिक पहचान का विकास होता है। छात्र श्रमिक के रूप में कार्य हेतु तैयार होता है, क्या उसको लेबर थोड़े बनाना है। छात्र विद्यालय के अन्य कार्यों में सहयोग देता है। जो छात्र शिक्षा में कमजोर होते हैं उनका विकास होता है। अब देखिए क्या होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? ए आपको यही होगा। छात्रों का उचित विकास एवं सामाजिक पहचान का विकास होता है। लेबर तो बनाना नहीं है उसको, उसको स्कूल का काम थोड़ी कराना है। छात्र को शिक्षा में कम, जैसे थोड़ा कमजोर है उसको सिखा देंगे, नहीं। छात्र का उचित विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इसलिए आपको कार्य को शामिल किया गया। शिक्षा वो है जो स्कूल में सिखाई गई चीजों को भूल जाने के बाद बचती है। गजब है ना ये। शिक्षा वह है जो स्कूल में जो बात सिखाया गया वो भुला जाने के बाद जो बच जाता है, वही शिक्षा है। ये कहा किसने है? जॉन मार्शल, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप उत्तर देखिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा। क्रो एंड क्रो और जॉन डीवी, ये कहना था आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा कि शिक्षा जो है, जो विद्यालय में सिखाई गया है, जो बात सिखाई गई है और उस चीज को भूल जाने के बाद जो बच जाती है, वही शिक्षा है। ये कहा किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। शिक्षा को कितने स्तर में बांट सकते हैं? 3, 4, 5, 6, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो शिक्षा के आपको 3 स्तर हैं। कौन कौन से स्तर है? ये हमने लिख दिया, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। इस 3 प्रकार के स्तरों में शिक्षा को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन आधारों पर पाठ्यक्रम का निर्माण कार्य नहीं किया जाता है? क्या कह रहा है? निम्न में से किन आधारों पर पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जाता है, यानी देखिएगा, और जो बचेंगे उस पर किया जाता है। दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आधार पाठ्यक्रम बनता है, सिलेबस बनाया जाता है, नहीं ना बनता है, तो ये उत्तर यही होना चाहिए। देखिए बिल्कुल डी है, यानी दार्शनिक आधार पे बनता है, सामाजिक आधार पे बनता है, आध्यात्मिक आधार पे बनता है। आपने यूनिट 1 में पढ़ा है, शिक्षा का दार्शनिक आधार, शिक्षा का सामाजिक आधार, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। आपने ये नहीं पढ़ा है कि शिक्षा का आध्यात्मिक आधार, है ना। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। यूनिट 1 में मैंने 11 वीडियो के करीब बनाया है, सबको देखिए, सब में प्रश्न है और सब कमाल कमाल के प्रश्न है, सब पूछे गए प्रश्न है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिएगा तो ये मुझे भी आप इससे मोटिवेशन मिलेगा, मन करेगा वीडियो बनाने का। नहीं लाइक मिलेगा तो थोड़ा सा मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा। आइए देखते हैं, बस इतना ही प्रश्न था आज की वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए यूनिट के नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।